स्वागत है आपका MSP द लर्निंग एकेडमी में। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं रिवीजन टेस्ट पेपर। कक्षा 11वीं का भूगोल का रिवीजन टेस्ट पेपर हो गया है। और जैसा कि लॉकडाउन के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद सरकार ने स्कूलों खोलने की घोषणा की और क्लासें ऑनलाइन चल रही हैं, तो उसकी वजह से 30% सिलेबस भी रिड्यूस किया गया और इसी बीच रिवीजन टेस्ट पेपर भी शुरू किए गए। तो उसी में से जो पहला पेपर 11th क्लास का हुआ है भूगोल का रिवीजन टेस्ट पेपर, उसको आज हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो ये आपके ज्योग्राफी का पहले लेसन का ऑप्शनल है और इसका आंसर है मैदान। सेकंड क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण दिया। तो इसका सही आंसर है एडविन हब्बल। थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। तो ये 4 अरब 80 करोड़। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। निम्न में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो इसका सही आंसर है भूपटल व ऊपरी मेंटल। फिर पांचवा ऑप्शन है, निम्न में से एक कथन पी तरंग के लिए सही नहीं है। तो एक कौन सा कथन जो है पी तरंग के लिए सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से असत्य कथन छांटना है, ध्यान देना है। असत्य कथन क्योंकि सही नहीं बताना है, सही नहीं है वो वाला बताना है। तो पहला ऑप्शन है, ये तरंगें तीव्र गति से चलती हैं, बिल्कुल सही है। इन तरंगों को प्राथमिक तरंगें भी कहा जाता है, ये भी सही है क्योंकि तरंगें भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी तरंग और सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स की तुलना, प्राइमरी वेव जो है ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों से निकलती हैं और सेकेंडरी वेव्स केवल ठोस माध्यम में चल पाती हैं। तो सेकेंडरी केवल ठोस में और प्राइमरी ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। तो प्राइमरी तरंगें, थर्ड ऑप्शन है, ये तरंगें ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। तो ये भी सही है क्योंकि प्राइमरी तरंगों की तुलना ध्वनि तरंगों से भी की जाती है। चौथा ऑप्शन है, ये तरंगें केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो यही आंसर अपना सही हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा था सही नहीं है, क्योंकि प्राइमरी तरंगें ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, खाली स्थान भरना है। पहला है, सैलों को अपने स्थान पर चटकना या टूटना कहलाता है। तो इसका सही आंसर है अपक्षय। सैलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। फिर दूसरा है, भू आकृतिक कारकों द्वारा सैलों के मलबे का परिवहन कहलाता है। तो इसका सही आंसर आएगा अपर्दन, क्योंकि सैलों का टूटना अपक्षय कहलाता है और भू आकृतिक कारकों द्वारा यानी हवा, पानी, जलवायु के द्वारा मलबे का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वो परिवहन होता है और उसको अपर्दन कहते हैं। तीसरा है, मृदा का निर्माण मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो कितने मूल कारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर आएगा 5। मृदा का निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। चौथा है, वायुमंडल में कमी, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे कमी की जगह यहाँ किलोमीटर होना चाहिए। तो वायुमंडल में किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होने लगती है, 120। फिर एक गैस समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सी गैस है जो समताप मंडल में पाई जाती है। इसका आंसर आएगा ओजोन। ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शब्द में या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। पहले भारत का क्षेत्रफल लिखिए। तो भारत का क्षेत्रफल, वैसे आई थिंक 11th क्लास के स्टूडेंट हो आप लोग तो जानते ही होंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह भारत का क्षेत्रफल है, स्क्वायर किलोमीटर का स्क्वायर। फिर दूसरा है, भारत का मानक देशांतर का मान लिखिए। भारत का मानक देशांतर है 82 डिग्री 5 मिनट। फिर थर्ड क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में फैली हैं। तो ये मेघालय राज्य की पहाड़ियाँ हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बारिश लाती हैं और मेघालय के मासिनराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ये बात का भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, ग्लोब पर कितनी अक्षांश व देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। तो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या लगभग, अक्षांश रेखाएं 181 181 और देशांतर रेखाएं 360। तो ये संख्या इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, दक्षिण भारत में
कि कोई 3 राज्य उनकी राजधानियाँ बताइए। तो कोई भी दक्षिण भारत के 3 राज्यों के नाम उनकी राजधानियाँ बताती थी। तो कोई भी आप शुरू कर सकते हो, जैसे लास्ट से ही शुरू कर सकते हो। केरल है, तमिलनाडु है और पुदुचेरी है। केरल है, तमिलनाडु, सॉरी पुदुचेरी उसकी राजधानी है। तो केरल है, तमिलनाडु है, बेंगलोर है, आंध्र प्रदेश है। अब इनकी राजधानियाँ कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, देखेंगे कि आपको कितना आता है। अगर नहीं आपसे बनता है तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपको उसकी राजधानियाँ बता देंगे, या फिर आप खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए और उनकी राजधानियाँ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको सही जोड़ी मिलानी थी। 5 सही जोड़ियाँ हैं और उनके सामने 5 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला है भारत की औसत वार्षिक वर्षा। तो भारत में कितनी औसत वार्षिक वर्षा होती है आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है 125 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड है निम्न वायुदाब की पेटी। तो निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण कहाँ होता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है 11वीं की अच्छे से, तो आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत वृत्त के पास ITCZ बनता है, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इसी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पर निम्न वायुदाब की पेटी का निर्माण होता है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून आना और दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में बारिश करना और फिर उसके बाद लौटता हुआ मानसून आना, ये ITCZ के कारण ही होता है। क्योंकि जुलाई के महीने में ITCZ थोड़ा सा विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर खिसक जाता है और फिर उसके बाद जब लौटता हुआ मानसून होता है उस समय विषुवत वृत्त से थोड़ा सा दक्षिण की ओर आ जाता है। तो निम्न वायुदाब की पेटी ये ITCZ। इसके बाद थर्ड है शीतकालीन वर्षा। तो आपने अगर मानसून के बारे में पढ़ा है तो आप जरूर जानते होंगे, जलवायु का चौथा टॉपिक है, उसमें मानसून वर्षा के बारे में जानकारी है, भारत का भौतिक पर्यावरण वाली पुस्तक। तो उसमें शीतकालीन वर्षा में आपने उसमें मानसून के बारे में पढ़ा होगा। तो उसमें पढ़ा होगा कि भारत में मानसूनी वर्षा तमिलनाडु में नहीं होती। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है, जिसको हम शीतकालीन वर्षा भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु, थर्ड वाला। फिर नेक्स्ट है काल वैसाखी। अब हमारे यहाँ स्थानीय हवाएं चलती हैं कुछ, तो इन स्थानीय पवनों को या हवाओं को कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे पंजाब हरियाणा उत्तर भारत में इसको लू के नाम से जानते हैं, असम पश्चिम बंगाल में इसको काल वैसाखी नाम से जानते हैं, केरल साइड में इसको आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं क्योंकि वहाँ आम की खेती के लिए अच्छी होती है। तो इस तरीके से इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो इसमें काल वैसाखी, तो काल वैसाखी को असम पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो चौथे का सही आंसर होगा काल वैसाखी। फिर पाँचवा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा लास्ट बचा आपका ऑप्शन खादर और बांगर। तो खादर और बांगर भूमि का निर्माण होता है जलोढ़ मृदा। इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपके सही विकल्प वाले और एक वाक्य में उत्तर वाले कंप्लीट हुए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन कैसे आए हैं और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है भूगोल की 2 शाखाएं लिखिए अथवा भूगोल के 2 उपक्षेत्र लिखिए। तो ये पहले पार्ट भौतिक भूगोल सिद्धांत के बुक से क्वेश्चन पूछा गया है और पहले ही अध्याय का क्वेश्चन है। फिर वायुमंडल के 2 महत्वपूर्ण तत्व या ओजोन परत के 2 महत्व लिखिए। ये भी आसान से क्वेश्चन है, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप आसानी से कर पाएंगे। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। इसमें आपको भारत के अक्षांश कितने डिग्री कितने मिनट से कितने डिग्री कितने मिनट तक अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उसके बारे में बताना था। नेक्स्ट है भारत में उन पड़ोसी देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं भारत की सीमा को स्पर्श करती हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल जीके टाइप का। अगर आप थोड़ी सी महकमे वगैरह की होगी और जानकारी रखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो आपको पता होगा कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। और अगर ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, अगर पता चले कि आपको कितनी भारत और उसके आसपास के पड़ोस की नॉलेज है, तो भारत के कौन कौन से पड़ोसी देशों से सीमा लगती है इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ। इसकी एक ट्रिक होती है, बचपन में MBA किया तो इस ट्रिक से आप इनके पड़ोसी देशों के नाम निकालें और कौन कौन से पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं। और अगर आपको जानकारी है तो उनके क्रमवार लिखें कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम और फिर उससे कम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा के कोई 2 उपयोग और सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का नाम लिखिए। तो मृदा के 2 उपयोग लिखने थे। नॉर्मल तौर पे बेसिक सा क्वेश्चन है, हर कोई लिख सकता है। एस तरंगों की 3 विशेषताएं लिखिए। भूगर्भ की जानकारी के लिए कोई 3 प्रत्यक्ष साधनों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी, उनके नाम। और विभेदन प्रक्रिया क्या है, ये विभेदन लिखा है, इसका सही क्वेश्चन है विभेदन प्रक्रिया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेय शैलों की 3 विशेषताएं, अवसादी शैलों की 3 विशेषताएं। ये शैल वगैरह टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें अवसादी शैलों आग्नेय शैलों की विशेषताएं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभमंडल हमारे लिए क्या महत्व है, लिखिए। और अथवा में वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है, लिखिए। तो क्षोभमंडल या वायुमंडल के महत्व के बारे में लिखना है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्र तट रेखा का क्या महत्व, लिखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जो समुद्र तट रेखा है कुछ इस प्रकार से है, और ये पूरा गुजरात से लेके और पश्चिम बंगाल तक का पूरा रीजन भारत का समुद्र तट में लगता है, जिसमें नीचे हिंद महासागर और इधर अरब सागर और इस साइड बंगाल की खाड़ी। तो इस तरीके से भारत की एक लंबी तटरेखा समुद्र से लगती है। तो इस लंबी समुद्री तटरेखा होने का भारत को क्या फ़ायदा है, उसके बारे में मैं आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक से अधिक मानक समय रेखा होना आवश्यक है? अपने तर्क में उत्तर लिखिए। मानक समय रेखा का मतलब जो आपने मानक अभी देशांतर बताया था 82 डिग्री 5 मिनट, वो भारत का मानक समय है, यानी इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है और इसी के अनुसार पूरे भारत में समय निर्धारण होता है। लेकिन अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा कि 15 डिग्री पर 1 घंटे का समय अंतराल आ जाता है, यानी 1 आवर्स टाइम चेंज हो जाता है पर 15 डिग्री। तो इस हिसाब से अगर हम भारत की देशांतरीय लोकेशन देखें तो भारत 30 डिग्री के अंदर में आता है। भारत की पश्चिम से लेके पूर्व तक की जो आती है, यानी गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की जो दूरी चौड़ाई होती है वो लगभग 30 डिग्री में आती है। तो इस वजह से गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे के समय का अंतर आ जाता है। तो इसी 2 घंटे के समय के अंतराल के कारण ईस्टर्न स्टेट में दिन पहले उग जाता है और वेस्टर्न स्टेट में दिन बाद में उगता है, लेकिन जो हमारा ऑफिशियल टाइम है ऑफिस वगैरह का, स्कूल कॉलेज का, वो सेम रहता है। तो इसकी वजह से ईस्टर्न लोगों को काफ़ी समस्याएं होती हैं जो ईस्टर्न स्टेट हैं। तो इसलिए लोगों को द्वारा डिमांड उठाई जाती है कि हमारे यहाँ एक से ज़्यादा टाइम जोन हो, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास एक से ज़्यादा टाइम जोन है। जैसे यूएसए, इसके पास भी एक से ज़्यादा टाइम जोन है, रसिया के पास हैं, फ्रांस के पास हैं, है ना। आप किसके पास कितने टाइम जोन है, या आप गूगल करना या कहीं से ढूंढना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो इस तरीके से भारत में भी टाइम जोन उठाने की मांग की जा रही है। तो उसी के आधार पर क्वेश्चन था कि क्या भारत में उसकी आवश्यकता है या नहीं। अपना उत्तर आपको तर्क दे के बताना है। फिर क्या मृदा निर्माण के लिए अपक्षय आवश्यक है, लिखिए। तो मृदा निर्माण के लिए अपक्षय की क्रिया आवश्यक है क्या, ये आपको बताना है। अपक्षय क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सेलों का टूटना अपक्षय कहलाता है। तो अपनी जगह पे सेल चट्टान वगैरह टूटती हैं तो उनको अपक्षय कहते हैं। तो उनका टूटना मृदा निर्माण के लिए आवश्यक है क्या, ये आपको बताना था। नेक्स्ट है, काली मृदा का निर्माण किन सेलों से हुआ और इस मृदा की 3 विशेषताएं बतानी है। तो काली मृदा का निर्माण में कौन सी सेल है और उसकी 3 विशेषताएं। नेक्स्ट, हिमालय की गिरी पर्वत पर स्थित विशाल मैदान का नाम लिखिए, उसकी 3 विशेषताएं बताइए। हिमालय के गिरी पर्वत पर कौन सा विशाल मैदान है, उसका नाम और उसकी 3 विशेषताएं आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं बने तो फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेन करूँगा, अगर आपकी डिमांड हुई तो। भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित मरुस्थल का नाम लिखिए, उसकी 3 विशेषताएं। इसके बारे में तो ज़रूर आपको पता होगा, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मरुस्थल का नाम बताना है आपको, फिर उसकी विशेषताएं वगैरह। कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, अरावली के पश्चिम में स्थित है। अब इसके आगे की जानकारी, बाकी आपको क्या क्या नॉलेज है इसके बारे में, तो ज़रूर बताना। नेक्स्ट है भारत के हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायंत्रित सेल क्या है, इनकी विशेषताएं लिखिए। अथवा मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके 4 कारण। तो कायंत्रित सेल और मृदा संरक्षण के बारे में आपको लिखना है कि मृदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है और कायंत्रित सेल के क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल रूपों में किन्हीं 5 के रेखा चित्र बनाइए। घोलरंध, हिमोड़, युवाला, वी आकार की घाटी, एस्कर। इनके बारे में आपको रेखा चित्र बनाने थे। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है थोड़ा अच्छे से, नदी घाटी वगैरह उनके बारे में पढ़ा है, तो आपको ज़रूर पता होगा। अथवा स्टेलेक्टाइट, छाड़न झील, युवाकार की घाटी या छत्रक, इनके बारे में आपको रेखा चित्र बनाने थे। कश्मीर हिमालय की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अथवा में भारत के पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में एक अंतर लिखिए तथा कितने भागों में विभाजित है उनके नाम भी लिखिए। यानी पूर्वी तटीय, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में दोनों में आपको अंतर बताना है। इनके कुछ बेसिक अंतर होते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, इसी आधार पर इनके अंतर किए जाते हैं। तो क्या उनमें अंतर है और तथा वे कितने भागों में विभाजित हैं उनके नाम लिखना है। तो ये आपको बताना था। अगर आपने भारत का भौतिक पर्यावरण पढ़ा है तो उसमें आपने उनकी भौतिक अवस्थिति के बारे में, भौतिक संरचनाओं के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें नदियाँ, पहाड़, पर्वत वगैरह, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दर्शाइए सुंदरबन डेल्टा, अरावली पर्वत, कर्क रेखा, चिल्का झील, गोवा। सारी फेमस चीज़ें हैं। आई थिंक 11th क्लास में आप हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ज़रूर पढ़ें, और एनसीईआरटी किताबें जो आपके हाथ में हैं उनको ज़रूर 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 पढ़ें, क्योंकि आगे चल के अभी 11th-12th में भी काम की हैं और इसके अलावा हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूज़फुल होती हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं एनसीईआरटी से। तो आप ज़रूर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मस्ट है एनसीईआरटी। तो सुंदरबन डेल्टा आपको पश्चिम बंगाल में, अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ आपके राजस्थान वाले इलाके में। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में भी हिंट दिया था। कर्क रेखा,
कर्करिका भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से समथिंग होकर गुजरती है। चिल्का झील उड़ीसा में है और गोवा तो आई थिंक आपने सबने नाम सुना होगा। इसके अलावा अथवा में नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, सिक्किम एक ईस्टर्न स्टेट है, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, नीलगिरी पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में है, जो जिला दर्रा ये आपके जम्मू कश्मीर रीजन में पड़ता है। तो इनको आपको मैप में दर्शाना था। अगर आपने इनकी लोकेशन पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो MSP द लर्निंग अकेडमी के मैप वीडियो प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट लोकेशन के बारे में उसमें जानकारी दी हुई है, तो आप उसकी सहायता से भी इनको देख सकते हैं, तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज का लेक्चर सीरीज़ कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद। अगले सीरीज़ में हम फिर किसी नए पेपर को लेके आएंगे जिसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।